हेलो स्टूडेंट्स। जल चक्र की अगली कड़ी के रूप में हम आज जल चक्र की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमने पिछले वीडियो में हमने जल चक्र के बारे में बात की थी। हमने बताया था कि किस प्रकार से जल समुद्रों से तापमान के द्वारा गर्म होकर के ऊपर उठता है, फिर वर्षा के संघनन के द्वारा वर्षा के रूप में वापस धरातल पर आता है, धरातल से द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है। इस प्रकार से एक चक्र पूरा हो जाता है। आज पढ़ेंगे जल चक्र की क्रियाविधि। पृथ्वी पर संचालित होने वाले जल चक्र के मध्य अनेक ऐसे विकर्ण होते हैं जो इसकी गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। यानी पृथ्वी पर संचालित जल चक्र के मध्य में अनेक ऐसे कारक होते हैं जिसके कारण इसकी गति क्या होती है, प्रभावित होती है। नमी की अवस्था तथा अवस्थिति में निरंतर संबंधित परिवर्तन होते रहते हैं। यथा जो नमी वायुमंडल को प्राप्त होती है वह जल, ओस, हिम, पाले आदि किसी भी रूप में धरातल पर समुद्र को पुनः प्राप्त हो सकती है। अतः अवस्था एवं अवस्थिति में होने वाले इन परिवर्तनों के फलस्वरूप जलीय चक्र की प्रक्रियाओं में क्या आती है, बाधा आती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के कारण महासागरों का जल जलवाष्प का रूप धारण करके वायुमंडल में प्रवेश करता है। यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के कारण या तापमान के कारण जो महासागरों का जो जल है गर्म होकर के वाष्प में बदल जाएगा और वाष्प हल्के होने के कारण ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के कारण वो जल किस में प्रवेश कर जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा। महासागरों से स्थल की ओर चलने वाली पवन इस जलवाष्प को गति देती है। यानी महासागरों से स्थल की ओर जो हवा है उस हवा के साथ में ये जलवाष्प उड़ करके गति प्राप्त करती है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। इसके उपरांत इस जलवाष्प का जब संघनन होता है तो भूसतह पर वर्षा होती है तथा वर्षा से धरातल को प्राप्त होने वाले जल नदी नालों के रूप में इस भूपृष्ठ पर या धरातल पर बहता है और अंत में महासागरों में प्रवेश कर जाता है। यानी जल अंत में कहां पर पहुंच गया, महासागरों में चला गया। इस प्रकार से ये जल चक्र पूरा हो गया। सौर ऊर्जा से जल चक्र गति पाता है। यानी इस जल चक्र को ऊर्जा कहां से मिलती है, सौर ऊर्जा के रूप। इस प्रकार वर्षा से प्राप्त इस जल का कुछ भाग वनस्पतियों द्वारा वाष्प उत्सर्जन होने से ह्रास हो जाता है, तब कुछ जल नदियों, तालाबों, झीलों आदि से वाष्पीकरण द्वारा पुनः वायुमंडल में पहुंच जाता है। धरातल पर होने वाली इस जल वर्षा के कुछ भाग का भूसतह के नीचे अंतर्संबंधन हो जाता है। मृदा में स्थित जल भंडार को मृदा जल भंडार कहते हैं, जिसका भी पौधों को से वाष्प और ह्रास होता रहता है, तब कुछ जल स्रोतों के रूप में पुनः धरातल पर आ जाता है। तो मृदा जल भंडार से कुछ भाग नीचे की ओर संचारित हो जाता है। धरातल के नीचे संग्रहित इस जलीय भाग को भूमिगत जल कहते हैं। यानी वर्षा के द्वारा जो जल प्राप्त होता है इस धरातल पर, उसकी कई प्रकार की उसमें प्रक्रियाएं संभव है। वो कुछ भाग भूसतह के द्वारा अंतःस्पंदन नीचे चला जाता है, कुछ बदा नीचे संग्रहित हो जाता है। नीचे संग्रहित जल का कुछ भाग पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, वो वाष्पोत्सर्जन के रूप में पुनः वायुमंडल में चला जाता है। भूमिगत जल के नीचे संग्रहित इस जल को क्या कहा जाता है, भूमिगत जल कहा जाता है इसको। तो इस प्रकार विश्व स्तरीय जल चक्र में निम्न क्रियाविधियां महत्वपूर्ण। वाष्पीकरण, सौर विकिरण द्वारा पृथ्वी पर स्थित जलवाष्प में परिणत होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी सौर विकिरण की सहायता से पृथ्वी पर स्थित जल जब गर्म होकर भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा महासागरीय जल वायुमंडल में पहुंचता है। महासागरों से जल का वाष्पीकरण महाद्वीपों से अधिक होता है। इसका प्रमुख कारण जल की पर्याप्त उपलब्धता होना है। एक अनुमान के अनुसार समुद्रों से 4,55,000 घन किलोमीटर जल प्रतिवर्ष वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। भू सतह पर इसे जल स्रोतों से 62,000 घन किलोमीटर वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। इसके विपरीत 98,000 घन किलोमीटर जल जब जल वाष्पित होता है तो यह वायुमंडल में समा जाता है। एक निश्चित सीमा से अधिक जलवाष्प वायु में समा सकता है, इससे अधिक होने पर ही नहीं समा सकता। अपेक्षित आर्द्रता 100% होने पर वायु को संतृप्त कहा जाता है। प्राय यह देखा गया है कि पृथ्वी पर प्राप्त जल की कुल मात्रा का 5% भाग ही जल चक्र के लिए सुलभ होता है। प्राय विश्वास किया जाता है कि वाष्पीकरण और वर्षा में संतुलन कहीं भी समान नहीं, यानी कहीं भी बिल्कुल इक्वल नहीं है कि जितना वाष्पीकरण होगा उतना ही संघनन होगा या वर्षा होगी। कहीं पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वर्षा कम होती है, कहीं पर वर्षा ज्यादा होती है तो वहां पर वाष्पीकरण कम होता है।
ये अलग अलग स्थानों पर वहां पर तापमान की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करता है कि कहाँ पर वाष्पन ज्यादा होगा, कहाँ पर वर्षा के द्वारा जल की प्राप्ति ज्यादा होगी। ये बहुत कम स्थानों पर संभव है कि वाष्पीकरण और वर्षा की जो प्राप्ति वो क्या होती है, समान होती है। अब इस एक बॉक्स के अंदर आपको बताया गया है, देखिए इसके अंदर कि जल अलग अलग रूपों में कैसे प्राप्त होता है। ठोस जो विभिन्न प्रकार के बर्फ के रूप में कण है, बर्फ के रूप में हिमकणों के रूप में प्राप्त होता है। द्रव जो जल की बूंदों के रूप में प्राप्त होता है, और गैस जल वाष्प के रूप में प्राप्त होता है। तापमान में परिवर्तन के कारण जल की विभिन्न अवस्थाएं भी बदल जाती है, यानी तापमान में जब परिवर्तित होता है तो ये ऊपर जो बताया ना, ठोस द्रव गैस की तीन अवस्थाएं, हिमकणों के रूप में, जल बूंदों के रूप में, जल वाष्प के रूप में, ये भी आपस में क्या हो जाती हैं, बदल जाती है। और इसके द्वारा ही विभिन्न प्रकार के मौसम नियंत्रित होते हैं। उपयुक्त तीनों दशाओं के मध्य 6 प्रकार के परिवर्तन संभव हैं। पहला, ठोस से द्रव। जब हिमकणों के रूप में बर्फ पिघलती है तो जल में परिवर्तित हो जाती है। द्रव से ठोस, जब जल जमता है, जब तापमान की बहुत कम हो जाता है, 0 डिग्री से कम हो जाए तो जल क्या हो जाता है, जम जाता है, तो वो द्रव से सीधे किस में चला जाता है, ठोस। द्रव से गैस, जब अधिक तापमान हो जाता है तो पानी क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है, तो इससे ये क्या कहलाता है, द्रव से गैस। गैस से द्रव, जब तापमान कम होता है तो जो वाष्प होती है उसका संघनन हो जाता है, और वो सीधे किस में बदल जाती है, वाष्प सीधे द्रव रूप में आ जाती है। इससे गैस द्रव संघनन क्रिया कहते हैं। ठोस से गैस पिघलने तथा वाष्पीकरण के द्वारा, और गैस से ठोस वाष्प के ठंडे होने से अर्थात परिशुद्धिकरण के द्वारा ये किस में बदल जाता है, गैस से सीधे ठोस में बदल जाता है। यानी द्रव, ठोस और गैस, ये तीन जो जल की अवस्थाएं होती हैं, तीनों जल की अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं। और ये परिवर्तन किसके कारण होता है, तापमान के कारण। तापमान इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। अब ऊपर आपके पहले एक जो ग्राफ दिखाया गया है उसमें जल के विभिन्न रूपों में परिवर्तन के दिखाया गया है। जल की तीन भौतिक अवस्थाएं हैं, गैस, ठोस और द्रव। आप इसको देखिए किस प्रकार से ठोस है वो गैस में बदल रहा है, गैस द्रव में बदल रही है, और द्रव किस प्रकार से ठोस में बदल रहा है। तीनों अवस्थाएं आपस में एक दूसरे में क्या है, परिवर्तनशील है, और इनको क्रमशः संघनन है, वाष्पीकरण है, वाष्पन है कहा जाता है। एक आकलन के अनुसार महासागरीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण की मात्रा वर्षा से अधिक होती है। यानी हमने बताया ना कि कहीं भी बराबर नहीं होता, लेकिन महासागरीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण है वर्षा से अधिक होता है। इसके अनुसार महासागरों से प्रतिवर्ष 4,55,000 घन किलोमीटर जल का वाष्पीकरण होता है, जबकि वर्षा द्वारा प्रतिवर्ष मात्र 4,09,000 घन किलोमीटर जल ही प्राप्त होता है। इस प्रकार महासागरों से प्रतिवर्ष 46,000 घन किलोमीटर जल की हानि होती है। दूसरी ओर स्थलीय भागों से प्रतिवर्ष 62,000 घन किलोमीटर जल का वाष्पीकरण होता है, किंतु वर्षा द्वारा स्थानीय भागों को प्रतिवर्ष 1,08,000 किलोमीटर जल प्राप्त होता है। तो स्थलीय भागों पर प्रतिवर्ष 46,000 घन किलोमीटर अतिरिक्त जल प्राप्त होता है। ये अतिरिक्त जल धरातलीय प्रवाह द्वारा पुनः महासागर में पहुंच जाता है। अतः महाद्वीपों पर कुल वाष्पीकरण से वर्षा की मात्रा अधिक होती है। आपको ग्राफ के द्वारा नीचे ग्राफ आपको दिखाया गया है। इस ग्राफ में आप देखिए किस प्रकार से संतुलन की स्थिति रहती है। महासागर में 46,000 घन किलोमीटर जल कम प्राप्त होता है, लेकिन धरातल पर 46,000 घन किलोमीटर जल अधिक प्राप्त होता है। ये धरातल और अधिक जल बहकर के समुद्रों में चला जाता है, जिससे दोनों में संतुलन की स्थिति हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपनी जड़ों से नमी को अवशोषित करके पत्तियों द्वारा पुनः जल को वायुमंडल में निर्मुक्त कर देते हैं। ये क्रिया पत्तियों में स्थित रंगरों के द्वारा संपादित होती है। इस प्रक्रिया में भूजल की काफी मात्रा में हानि होती है। इस माध्यम से जल की हानि मुख्य रूप से दिन में होती है। विभिन्न पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। जल चक्र की क्रिया विधि में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति की मात्रा कम पाए जाने के कारण वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जबकि सघन वनस्पति आवरण वाले क्षेत्रों में वाष्पोत्सर्जन तीव्र होने पर जलीय चक्र की क्रिया विधि भी तीव्र रहती है। यानी जहाँ वनस्पति ज्यादा होती है वहाँ वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की हानि ज्यादा होती है, और जहाँ वनस्पति कम होती है वहाँ जल के द्वारा होने वाली हानि भी क्या होती है, कम होती है। जलीय चक्र की इस क्रिया विधि का भूजल की मात्रा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को मृदा का गठन व संरचना भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि पौधों की जरूरत को प्राप्त होने वाला जल अंतःस्पंदन द्वारा भूमि के अंदर पहुंचता है। ये जल मृदा गठन की प्रकृति के आधार पर ही संपादित होता है। वर्षा।
किसी स्थान विशेष की वर्षा की दर को वर्षा की तीव्रता कहते हैं। अर्थात किसी स्थान विशेष में वर्षा प्रतिदिन और प्रति घंटे किस दर से हो रही है। जिन स्थानों पर वर्षा की हवाएं सर्वप्रथम प्रवेश करती हैं वहां वर्षा अधिक तीव्र होने की संभावना रहती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की तीव्रता अधिक होती है, जबकि कभी कभी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बहुत अधिक तीव्र वर्षा हो सकती है। तीव्र वर्षा से लाभ कम तो हानि अधिक होती है। तीव्र वर्षा से प्राप्त जल का उसी गति से अंतस्पंदन नहीं हो पाता है जिससे भूमिगत जलीय चक्कर प्रभावित होता है। वर्षा की कुल मात्रा के आधार पर ही उक्त क्षेत्र से वनस्पतियों फसलों का विकास होता है। वर्षा की मात्रा के साथ साथ वर्षा के दिनों की संख्या भी महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी स्थान पर प्राप्त होने वाली कुल वर्षा वर्ष के अधिकांश दिनों में वितरित होती है तो जलीय चक्कर के संतुलित होने के लिए आवश्यक है। कम वर्षा के कारण सूखा पड़ता है, अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आती है। इस प्रकार वर्षा का स्वभाव जलीय चक्र की क्रिया विधि को प्रभावित करता है। वर्षा के साथ ही हिमवृष्टि, ओस, तुषार आदि भी जल को नियंत्रित करते हैं। वर्षा की मात्रा के साथ रात्रि उच्चाउच का भी सामंजस्य होता है। वर्षा का स्वभाव तीव्र हो या ढीला हो, भू सतह का ढाल, उसके प्रवाह, अंतस्पंदन तथा वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। अंतस्पंदन, इनफिल्ट्रेशन। वर्षा का पानी जैसे भू सतह पर पहुंचता है उसके एक भाग को भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है। पानी के अंतस्पंदन की दर मृदा के संगठन तथा संरचना से प्रभावित होती है। भूमि के जल को सोखने की क्रिया को अंतस्पंदन, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। वर्षा से प्राप्त जल का कुछ भाग ढाल के अनुसार प्रभावित हो जाता है, उसे स्थायी प्रवाह कहते हैं। मृदा की प्रकृति अंतस्पंदन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। चिकनी मृदा के अंतस्पंदन की दर न्यून होती है जबकि बलुई मृदा में तीव्र होती है। इसी प्रकार भूमि के रंग जितने बड़े होंगे उतनी तीव्र मात्रा में अंतस्पंदन होगा। भूमि की संरचना के साथ साथ उसके अंतर्गत पाए जाने वाले जैविक तत्व भी पानी के अंतस्पंदन को तीव्र करता है। वर्षा जल अंतस्पंदन द्वारा भूमि रंगरूप में पहुंचकर भूमि के जल के रूप में विद्यमान रह जाता है, जमा हो जाता है। मृदा रंगरों के सामान्य रूप से वायु विद्यमान रहती है। जैसे जैसे धरातलीय जल भूमि के अंदर प्रवेश करता है तो इस वायु का स्थान ले लेता है। इस प्रकार वायु की मात्रा कम होने और पानी की मात्रा बढ़ने की स्थिति को जलक्रांत, वाटर लॉगिंग स्थिति कहते हैं। यह भूमि की संतृप्त अवस्था होती है, अर्थात इस सीमा के बाद भूमि जल को धारण नहीं करती है। मृदा में जल तीन रूपों में स्थित रहता है। प्रथम वह जल जो बड़े बड़े रंगरों में स्थित रहता है उसे गुरुत्वीय जल कहते हैं। पौधे जल का उपयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा, मृदा कणों के चारों ओर पारस्परिक आकर्षण द्वारा फिल्म के रूप में चिपका रहता है, केसी जल कहते हैं। यह जल केसिका स्थानों तथा रंगराव कोषों में रहता है। पौधे मुख्यतः ऐसी जल का उपयोग करते हैं। तटीय मृदा जल कणों की सतह पर बहुत पतली परत के रूप में रहता है जिसे आर्द्रता ग्रही जल कहते हैं। अधिक तापमान के कारण या अधिक दिनों तक वर्षा न होने के कारण छोटे छोटे रंग स्थानों से पानी समाप्त हो जाता है। इसके उपरांत पौधे सूखने लग जाते हैं। इस स्थिति को पौधों का मलानी बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट्स कहते हैं। बालू मृदा में मलानी बिंदु चिकनी मृदा की अपेक्षा शीघ्रता से आता है। तो जल जितनी जल्दी सूखता है उसे उसको क्या कहा जाता है? मलानी बिंदु कहा जाता है। हमने सामान्य देखा कि राजस्थान में जो सूखी मृदा होती है, जो मरुस्थलीय मृदा होती है, वो उसमें पौधे जल्दी मुरझाते हैं क्योंकि उसका मलानी बिंदु शीघ्र आ जाता है। और चिकनी मृदा के अंदर पानी को सहेजने की क्षमता ज्यादा होती है, जिसके कारण उसका मलानी बिंदु बाद में लेट आता है। धरातलीय प्रवाह, वर्षा से प्राप्त जल का वह भाग जो भूमि के अंदर नहीं पहुंचता है, भू सतह पर प्रभावित होता है, का ढाल के अनुसार विभिन्न दिशाओं में बहने लगता है। इसे धरातलीय प्रवाह कहते हैं। प्रवाह की गति ढाल पर निर्भर करती है। ढाल जितना ज्यादा होगा प्रवाह तीव्र होगा, ढाल जितना कम होगा प्रवाह कम होगा और अंतस्पंदन अधिक होता है। यानी ढाल तीव्र होगा तो जल्दी जल्दी बह के चला जाएगा, तो उसको अंदर भूमि के अंदर जाने के या भूमि के द्वारा उसको सोखने की समय नहीं मिलेगा। लेकिन ढाल यदि हल्का होता है तो जल जल जो है वो धीरे धीरे उसके ऊपर बहेगा, और जल जब धीरे धीरे बहेगा तो ढाल के द्वारा उसके सोखने की जो क्षमता होती है वो भी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। ये अफवाह बड़े बड़े रंगरों से होता है, इसकी गति काफी कम होती है। धरातलीय प्रवाह हानिकारक भी होता है। इस प्रवाह के कारण ही भूमि का जल अपक्षरण होता है तथा मृदा कण बहने लगते हैं। प्रवाह की गति इसकी मात्रा निर्धारित करती है। यानी जो मृदा का अपरदन होता है उसमें इसका अपना योगदान होता है। तीव्र गति से बहता हुआ जल जो है मृदा की ऊपरी जो परत होती है, फटाइल जो परत होती है, उसको बहा ले जाता है। मृदा का जो कम हो जाता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। प्रवाह धीमा होगा तो महीन कण ही बहते हैं, जबकि तीव्र प्रवाह तीव्र होने पर बड़े बड़े चट्टानों के कण भी प्रवाह के साथ बहते हैं। सतह अपार को वर्षा की मात्रा प्रभावित करती है। इससे वर्षा की मात्रा, अवधि और दर प्रमुख होती है।
वर्षा की तीव्र मात्रा में अपवाह तीव्र कम मात्रा में धीमा होता है। वर्षा की तीव्रता धरातलीय प्रवाह की मात्रा एवं दर दोनों पर प्रभाव डालती है। इसी प्रकार धरातलीय क्षेत्र के जलग्रहण का आकार भी प्रभाव को प्रभावित करता है। धरातल का ढाल भी भूस्तरीय प्रभाव को प्रभावित करता है। तीव्र ढाल वाले भागों में ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा होने पर निचले क्षेत्र शीघ्र प्रभावित होते हैं। इस प्रकार धरातलीय जल का प्रवाह एवं मात्रा दोनों जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं। जलीय चक्र के संतुलित संचरण में भूमिगत जल का महत्वपूर्ण योग रहता है। वर्षा जल भूमि सतह पर स्थित विभिन्न स्रोतों में एकत्रित होता है, जिससे अंतस्पदन द्वारा भूमि के अंदर पहुंचता है, जहां से पौधों में जीव जंतुओं के उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। पौधे इसका उपयोग प्राकृतिक रूप से अपने जड़ों द्वारा करते हैं, जबकि मानव कृत्रिम कुएं खोद करके भूजल का उपयोग में लेता है। यह जल नदियों, झीलों, तालाबों तथा प्रत्यक्ष वर्षा वाले अंतस्पदन द्वारा भूमिगत होता है। इसको पौधे अपनी जड़ों से सोख कर पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जित कर देते हैं, जबकि जिसके उपरांत वह जल की चक्रीय क्रिया में सम्मिलित होता है। उसी प्रकार जैविक उपयोगों के दौरान प्रत्यक्ष वाष्पीकरण द्वारा भी जल वायुमंडल में पहुंचता है। सीधे मृदा से भी जल वाष्पीकृत होता है। धरातलीय प्रवाह में से जो जल अंतस्पदन करके भूमिगत होता है उसे अंतर्भौम जल कहते हैं। ये जल मिट्टियों, वनस्पतियों, नदियों तथा महासागरों की ओर गतिशील होता है। इस प्रकार यह जल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जलीय चक्र में निर्मुक्त कर दिया जाता है। अंतर्भौम जल को पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा निर्मुक्त करते हैं। ये प्रक्रियाएं जल चक्र को इस प्रकार पूर्ण करती हैं, जो नमी कभी जल पिंड या महासागर से वाष्पीकृत हुई है वह वहीं पुनः लौट आती है। इस चक्र को जलवायु भी प्रभावित करती है। ये शुष्क जलवायु में सीधा पड़ता है, जबकि अत्यधिक शीतल जलवायु में जल चक्र का निर्माण बहुत ही सीमित हो जाता है। जल चक्र की कमजोर क्रियाशीलता के परिणाम वर्षा की मात्रा भी स्वभावतः कम हो जाती है। इसलिए जल चक्र का संतुलित होना बड़ा आवश्यक है। जब जल चक्र संतुलित होगा तो ही हमारे यहाँ वर्षा की मात्रा संतुलित होगी, और वर्षा की मात्रा संतुलित होगी तो हमारी कृषि वगैरह तो व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक क्रियाविधियां हैं वो भी संतुलित रहेंगी। इसलिए जल चक्र का संतुलित होना बड़ा आवश्यक है।